करेंगे IRMS टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। ये दुनिया का अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ था, RMS टाइटैनिक जहाज़। ये कैसे अगले ही दिन क्रैश हो गया था, यानी विथिन 2 डेज़ के अंदर ये पानी में सबमर्ज हो गया था। जिस कंपनी के मालिक ने ये दावा किया था कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ है, यानी दिस इज़ अनसिंकेबल शिप, और वो कैसे ही सिंकेबल शिप बन गया। यानी अगले ही दूसरे दिन की रात करीब 11:30 बजे ये पानी में सबमर्ज हो गया, कम्प्लीटली सिंकेबल बन चुका था, यानी डूब गया था। और डूबने से इसमें करीब 1800-2000 लोगों की मौत हुई थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आज हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली में उस टाइम क्या हुआ था, उस नाइट में हुआ क्या था जब ये एक्चुअली में ये जहाज़ क्रैश हुआ था, और एक्चुअली में कोई लोग इसको बचाने क्यों नहीं आया, कि जहाज़ क्या आसपास में कोई जहाज़ इसके था नहीं, या इस पर लाइफ सपोर्ट बोट नहीं अवेलेबल थी, क्या एक्चुअली रीज़न था। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ कैसे था, मतलब सारा इंसिडेंट किस तरह से हुआ था। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम पावर जनरेटेड इंजन था। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा में 14 अप्रैल 1912 को ये हेमसिम यानी एक ग्लेशियर से टकरा गया था, आइसबर्ग से टकरा गया था, जिनमें करीब 1760 लोग मारे गए थे, और काफ़ी कम लोग यानी कुछ लोग 700 और 800 के आसपास ही जिंदा रहे थे। इसमें 3500 कुछ लोग आ सकते थे, यानी बहुत बड़ा क्रूज़ जहाज़ था टाइटैनिक जहाज़। लेकिन उस टाइम के जो इंजीनियर्स, उस टाइम के जो अनुभवी इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया था, और ये उस टाइम की उन्नत टेक्नोलॉजी से बना हुआ, यानी डेवलप टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये एक टाइटैनिक जहाज़ था। लेकिन सारे इंजीनियर्स इस बात को लेके हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज़ कैसे क्रैश हो गया, जिसमें सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये लैस था उस टाइम। अब हम बात करेंगे एक्चुअली RMS टाइटैनिक का जो निर्माण था वो शुरू हुआ था 31 मार्च 1909 को। अमेरिकन JP मॉर्गन इंटरनेशनल परसेंटाइल मैरीन कंपनी की लागत से ये शुरू किया था, जिसको बनाया था स्टारलिंक कंपनी ने। इसकी बनने में कॉस्ट लगी थी 7.2 मिलियन रुपीज़, यानी काफ़ी महंगा ये जहाज़ बनाया गया था। 31 मई 1911 को इसको जलावरण यानी पानी में उतारा गया था। इसकी अगर हम लोग इसमें और 1912 तक इसमें टिकट बुक हुए थे, यानी करीब लोगों ने 1 साल तक तो इसके टिकट ही बुक करे थे, और इसमें करीब 3549 लोगों की कैपेसिटी आ सकती थी। कुछ लोग तो 4000 तक बताते हैं। 3549 की कैपेसिटी थी, यानी इतने लोगों को एक साथ कैरी कर सकता था। 64 लाइफ बोट्स को लेकर 64 लाइफ सपोर्ट बोट को अपने साथ में लेके जा सकता था। सो दिट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा जहाज़ था। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 270 मीटर लंबा था, और ये करीब 95 फीट चौड़ा था, और कम से कम इसकी जो ऊंचाई थी वो 18 मीटर के आसपास से भी ज़्यादा बताते, यानी 20-25 मीटर थी, यानी करीब 65-70 फीट ऊंचा था ये जहाज़। और इसमें 4 स्टीम पावर जनरेटेड इंजन्स लगे हुए थे। ये कनेक्टेड थे पियर्सन टर्बाइन से, जो प्रोपेलर शाफ्ट को घुमाता था और पावर जनरेट करता था। यानी अब हम देखते हैं कि एक ही स्टीम पावर जो इंजन्स होता है वो कितनी बड़ी रील को चला सकता है, और जब 4 इंजन एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ पावर, यानी कितने पावर इसमें होगी। करीब 52,000 टन को वाटर के ऊपर से कैरी करने की कैपेसिटी थी इस जहाज़ की, यानी बहुत ही बड़ा जहाज़ था। कई सारे फनल्स लगे हुए थे नीचे, हुल से लेके इसका जो डेक तक की ऊंचाई तो 65 फीट ही थी, और इसके अलावा एक ताकतवर इंजन्स था। इसकी स्पीड करीब बताई जाती है कि 24 नॉट के आसपास थी, यानी अगर इसकी स्पीड 24 नॉट को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो कम से कम 40 या 43 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनती है, जो उस टाइम के जहाज़, किसी भी जहाज़ से सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड उस टाइम के जहाज़ में हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि क्योंकि एक लग्जरीज क्रूज़ था, काफ़ी महंगा बना हुआ क्रूज़ था, 7.2 मिलियन रुपीज़ में बनाया गया था, यानी अगर आज की कॉस्ट में देखें तो ये करीब 400 मिलियन डॉलर पड़ता है। सो एक लग्जरीज क्रूज़ था अपने टाइम के। इस पे जो अपने टाइम के जो रईस लोग होते थे, बिजनेसमैन्स थे उस टाइम के, जो जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा था, वही लोग इसका टिकट खरीद पाए थे, क्योंकि इसके टिकट की कॉस्ट काफ़ी महंगी थी। इसका टिकट को करीब $4500 के आसपास में रखा था, जो आज के $95,000 से भी अधिक होता है, यानी $1 लाख से के आसपास में आज की कॉस्ट इसकी होती है। तो काफ़ी महंगा इसके जो टिकट रखा गया था। तो इसमें वो सारी इस पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी रखी गई थी, यानी वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो किसी भी आदमी को चाहिए होती है, किसी भी मिलियनेयर और बिजनेसमैन को चाहिए होती है किसी भी शिप के ऊपर। तो इसके अगर हम लोग बात करते, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्नान गृह था, एक कैफ़े इस पे था, और इस पे एक लाइब्रेरी थी,
कई सारी लाइब्रेरीज थी और इस पे जिम्स अवेलेबल थे, स्विमिंग पूल्स थे, टेनिस कोर्ट्स इस पे अवेलेबल थे टेनिस खेलने के लिए। महंगे से महंगे फर्नीचर्स और अन्य सजावट के सामान इस पे थे। इसमें सबसे महंगा एक पार्सन कैफ़े था। अपने टाइम का ये कहते हैं बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट हुआ करता था पार्सन कैफ़े। आज भी हम देखते हैं पार्सन कैफ़े बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में होता है, लेकिन ये उस टाइम को बहुत ज़्यादा महंगा ब्रांड हुआ करता था। इसमें टर्किश स्नान गृह भी अवेलेबल था, व्यायामशाला तो थी और स्कर्ट वगैरह भी थी। इसमें 3-4 बार्बर्स की दुकान भी थी, यानी वो सारी चीज़ों से लेस था जो होने चाहिए। और महंगे से महंगे इसको डिजाइन किया गया था और लाइट्स महंगे से महंगे थे। रोशनी और लाइट देने के लिए शक्तिशाली 1500 वाट को मार्कोनो रेडियो से बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे ऑपरेटर यात्रियों को संदेश का प्रसारण और अन्य जहाज़ों से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को ऐसी सुविधाएं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान करा था, जो करीब 4800 के आसपास था, जो मैंने बताया आज के 1 लाख की कॉस्ट के बराबर है, यानी बहुत ही ह्यूज महंगा था। तो ये इसके डिज़ाइन था, और डिज़ाइन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि इसको डबल मैन्युफैक्चर्ड किया था। इसका हुल जो था उसको डबल बनाया गया था, यानी कि अगर एक इसका स्ट्रक्चर नीचे से कोई भी इस पर क्रीप हो जाएगा, कोई भी क्रैम्प या कोई भी कुछ अगर इसमें टूट जाएगा तो उसका सेकंड तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसमें 16 कंपार्टमेंट थे दोस्तों, काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ ये उस टाइम का एक बहुत ही लग्जरीज क्रूज था। लेकिन आज समझने की बात करते हैं कि क्यों आखिर ये किस तरह से क्रैश हो गया था और कैसे इसमें जो इतने सारे लोगों की जान गई थी। ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा जहाज़ कैसे हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम इसको अगर समझाएं आपको, तो ये जहाज़ ने जो इसकी अपनी जो पहली जो इसने बोर्डिंग करी थी वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू करी थी। करीब 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन इंग्लैंड से चला था, और ये 12 अप्रैल 1912 की रात 11:30 बजे क्रैश हो गया था। और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लोग मारे गए थे, यानी लोग बताते हैं करीब 1800 लोग की जान गई थी इस जहाज़ के ऊपर, और 760 लोग जिंदा बचे थे, और इसमें 2 कुत्ते भी जिंदा बचे थे। काफ़ी नंबर ऑफ पीपल्स मरे थे। लेकिन इस सबसे पीछे वजह ये थी कि ये इसकी स्पीड्स काफ़ी तेज़ थी। जो इसके मालिक थे ब्रूस ली, इसमें उसने ये बात कही थी। एडवर्ड स्मिथ जो इसको लीड कर रहे थे, जो इसका कप्तान था जिसको चला रहा था, एडवर्ड स्मिथ को बोला था कि इसकी वो स्पीड ज़्यादा तेज़ रखे। और ये सबसे बड़ा इसके रीजन्स यही बताया जाता है कि जब ये टकराया था तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि 1 मिनट पहले जिसके ऊपर लोग बैठे हुए थे, जिसके ऑफिसर्स ऊपर इसको निगरानी में रखे हुए थे कि भी चीज़ आगे से नहीं आई, उन्होंने 1 मिनट पहले इनको सचेत तो किया था कि आगे से आइसबर्ग आ गया, लेकिन तब तक स्पीड ज़्यादा तेज़ होने के बाद रुक नहीं पाया था। एक्चुअली ये बताया जाता है कि इसको 6 टाइम इस जहाज़ को वार्न किया गया था सी के अंदर टकराने से पहले कि आगे आइसबर्ग से और आप ध्यान से चलाए गए। लेकिन क्योंकि इन लोगों को ये लगता था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज़ है, ये तो पानी में डूब ही नहीं सकता और किसी चीज़ के टकराने से भी इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने इन वार्निंग्स को दरकिनार कर दिया था। और वार्निंग्स को दरकिनार करने का ये भी रीजन्स रहा था क्योंकि इसके जो कप्तान एडवर्ड स्मिथ थे उसका मानना था कि ये काफ़ी बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग जहाज़ है। अगर कोई किसी चीज़ से टकरा भी जाएगा तो ये लेफ़्ट और राइट उसको टिल्ट कर देंगे और फिर भी ये उससे टकराता हुआ भी निकल जाएगा। लेकिन ये बताया जाता है कि जिस आइसबर्ग से ये टकराया था वो करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग टकरा के अलग हुई थी, और इसमें एक छेंड हो गया था। करीब 11:40 से ये डूबना शुरू हुआ था, और 2:20 पे ये पानी में कंप्लीट सबमर्ज हो गया था। जिस पानी में सबमर्ज हुआ था उस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो तो आदमी 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता पानी के अंदर। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन था, और इतने लोग इस पे जहाज़ में मारे गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके आसपास में इन्होंने कोई रडार्स उस टाइम फैसिलिटी अवेलेबल थी, क्या कोई सिग्नल नहीं दिया था, क्या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कोई इमरजेंसी का कि यहाँ पर आसपास की जो शिप या जहाज़ इनकी आगे कोई हेल्प कर सके। तो आपको बता दूं कि इसके आसपास में 2-3 जहाज़ थे, जिनमें एक नाम आता है कैपिथीरिया नाम का जहाज़ था, और इसके आसपास में एक और जहाज़ था, वो है कैलिफोर्नियन शिप। कैलिफोर्नियन और कैपिथीरिया, कैलिफोर्नियन इसके सबसे नज़दीक जहाज़ था जो 19 माइल्स अवे था, यानी करीब 50 किलोमीटर के से भी कम की रेंज, यानी 40 किलोमीटर के आसपास में वो जहाज़ इसके पास में था। और दूसरा जहाज़ था कैपिथीरिया नाम का जहाज़ था जो 100 किलोमीटर के आसपास में, यानी मोर देन 100 किलोमीटर के आसपास में वो जहाज़ था।
यानी अभी दो दो और एक और जहाज़ इसके आसपास में था। अब ये जो जहाज़ जो हम देख रहे थे, ये इन्होंने इंडिकेशंस इसको मिले नहीं। जैसे ही ये जहाज़ टकराया था, इसके ऑफिसर्स जो सबसे ऊपर थे, उन्होंने 11:39 पे जाके एडवर्ड स्मिथ को वार्न किया था कि वो इसको रोके, लेकिन तब तक वो रोक पाता तो लेट हो गया था और उसे टकरा चुका था। उसके बाद जो इस पर और अन्य जो ऑफिसर्स मौजूद थे, उन्होंने लगातार सिग्नल्स दिए थे इमरजेंसी के कि कोई उनकी आगे हेल्प कर सके, लेकिन इनका किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। काफ़ी टाइम बीत गया था और करीब करीब 12 बजे के आसपास में ये कैपेथेरिया नाम का जो जहाज़ था उससे कांटेक्ट हो पाया, जो को करीब करीब उस टाइम 100 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस में था। और हालांकि जो 40 किलोमीटर के आसपास जो कैलिफोर्नियन शिप था, वो उनको इसके एक्टिविटीज़ ये नहीं पता था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था। जैसे क्योंकि वो इस चीज़ के अवेयर थे कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। जैसे ये नीचे से जो ऑफिसर्स थे वो लगातार सिग्नल्स दे रहे थे इमरजेंसी का, और जो ऊपर से जो इस पे आदमी थे, इनके पास सेलिब्रेशन की बहुत सारे पटाखे वगैरह थे, और इस जहाज़ के अंदर 8 मिसाइल्स बताई जाती थी। इन 8 मिसाइल्स को फायर किया था लोगों ने मिलके, ताकि कोई समझ सके कि इसमें इमरजेंसी है और कुछ दिक्कत है और कोई आके हमें बचा ले। लेकिन एक्चुअली में जो ये कैलिफोर्नियन शिप था जो 19 माइल्स अवे था, ये एक्चुअली समझ रहे थे कि ये जो जहाज़ है, यानी ये जो टाइटैनिक जहाज़ पे लोग सवार हैं और ये अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, ये एक्चुअली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं पटाखे और मिसाइल्स चला के, इसलिए उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया और इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ था, जैसे कैपेथेरिया जहाज़ को पता पड़ा, तो जब वो करीब 40 किलोमीटर्स रह गया था, तब उन्होंने इस जहाज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तब ये सारे के सारे मिलके वहाँ पे आके पहुँचे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ये जहाज़ करीब 11:40 पे पानी में डूबना शुरू हुआ था और 2:20 पे कंप्लीट पानी में सबमर्ज हो गया था। यानी विद इन 2.2 आवर के अंदर पानी में डूब गया था, जिसका मालिक ने दावा किया था कि ये जहाज़ कभी पानी में डूब ही नहीं सकता। वो एक्चुअली में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाया और पानी में डूब गया, और इस पर 1700-1800 लोग मारे गए थे और करीब 800 लोग ही जिंदा बचे थे, और इसमें 2 कुत्ते भी जिंदा रहे थे। लेकिन बड़ी चीज़ ये थे कि आखिर क्यों इनके पास कोई ऐसे इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं थे, लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी उस टाइम जब इतना बड़ा जहाज़ था। इस जहाज़ पे 64 लाइफ सपोर्ट बोट आ सकती थी, लेकिन इसके जो कैप्टन्स हैं और जो मालिक थे, जिसके मालिक थे ब्रूस ली, उनका समझना ये था कि ये एक अनसिंकेबल है, ये तो कभी ना टूट सकता है और ना ही पानी में डूब सकता है, तो कोई लाइफ सपोर्ट बोट ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्होंने कुछ चीज़ को कैरी ही नहीं किया और कुछ चीज़ लेके ही नहीं गए अपने साथ, और जब लेके नहीं गए तो यहाँ उनके अपने साथ में सिर्फ इनके पास 22 कुछ ही लाइफ सपोर्ट बोट को लेके गए थे। कुछ लोग बताते हैं कि 22 लाइफ सपोर्ट बोट इनके पास उस टाइम अवेलेबल थी। इन 22 जो इस पर टोटल जो लोग थे उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कम थी। टोटल जो लाइफ सपोर्ट बोट थी काफ़ी ज़्यादा कम थी और इस पर कुछ ही लोगों को बचाया जा सकता है। एक स्टडी के अनुसार ये माना गया है कि जो फर्स्ट क्लास का जिन लोगों के पास टिकट था उनको ज़्यादा सेव किया गया था, और 55% जो सेकंड क्लास के लोग थे वो इस पे मारे गए थे, और इसमें ज़्यादातर लोग बचने वाले बच्चे और लेडीज़ थी, क्योंकि आदमी इस पर खड़े रहे। उन्होंने सोचा कि पहले बच्चे और लेडीज़ को बचाया जाए, और आदमी इस पर खड़े रहे थे और वो इस पर मर गए थे। यानी बताया जाता है कि काफ़ी नंबर ऑफ लोग इस पे मरे थे, तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन्स था मरने का। यानी इससे ये एक स्टोरी ये निकल के आती है कि अगर किसी आदमी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि लाइफ में कब क्या हो जाए, वी डोंट नो, हमें रियली ये नहीं पता कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, कल क्या होगा या आने वाले क्षण में क्या होगा। यानी हमें किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा घमंड और गुमान नहीं करना चाहिए। इसके जो ये लोग मानते थे कि एक बहुत मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ जहाज़ है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन कैसे खुदा ने उसको विद इन 2 आवर के अंदर 2 आवर 20 मिनट के अंदर पानी में कंप्लीट सबमर्ज कर दिया था, और कितने नंबर ऑफ लोग की डेथ हुई थी। तो इसलिए कहीं भी कोई भी आदमी को इतना कॉन्फिडेंस में बातें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।